हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा बायोलॉजी की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। देखिएगा, स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। स्केलेटन सिस्टम दो भागों से मिलकर बना है। एक का नाम है अस्थियां या बोन्स और दूसरे का नाम है उपास्थियां या कार्टिलेज। हमारा कंकाल तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, अस्थियां बोन्स या दूसरा है उपास्थियां या कार्टिलेज। यदि हम बात करें अस्थियों की, तो अस्थियों को ही एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें कहा जाता है हड्डियां। तो देखिएगा, अस्थियां या हड्डियां क्या है? शरीर का मजबूत भाग। जबकि यदि हम बात करें कार्टिलेज की, तो क्या है? शरीर का नर्म भाग। यानी अस्थियां और उपास्थियां दोनों में से अस्थियां मजबूत भाग कहलाती है, यानी हार्डेस्ट पार्ट है, और उपास्थियों की बात करते हैं, ये शरीर का नर्म भाग है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कान का ये बाहरी स्ट्रक्चर जिसे पिन्ना कहा जाता है, तो ये एक उपास्थि है क्योंकि इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है और यदि ज़्यादा जोर लगाएं तो इसे तोड़ा भी जा सकता है, और नर्म होने या लचीले होने के कारण इसे उपास्थि कहा जाता है। अब देखिएगा, बात करते हैं अस्थियों की, बोन्स की। बोन्स का अध्ययन, बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। जबकि यदि बात करें डॉक्टर की, तो हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोलॉजिस्ट। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और हड्डियों के डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार हमने जैसे बात करी हड्डियों की, जो हमारे शरीर के भीतर पाई जाती है, लेकिन हड्डियों के ऊपर एक संरचना और पाई जाती है जिसे मांसपेशियां कहा जाता है। तो देखिएगा, ये मांसपेशियां या मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। और मांसपेशियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट। तो हमारे सामने चार नाम हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और उन्हीं से कई रोग निकल कर आते हैं, जैसे हड्डियों का खोखला होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। उसी प्रकार हड्डियों के डॉक्टर्स को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। बोन्स के बाद मांसपेशियों की बात करते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है और डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब देखिए, हड्डियां होती क्या है?
तो हड्डियां, उपास्थियां ये सब मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती है और यही कंकाल तंत्र हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग या ऑर्गन पाए जाते हैं। उन्हीं ऑर्गन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी संरचना की जरूरत है जो बाहरी दुर्घटनाओं, आघातों या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से उन्हें आसानी से विकृत ना होने दे या उन्हें विकृत होने से बचाने का कार्य करें। उसी संरचना को कंकाल तंत्र कहा जाता है। यानी बाहरी वातावरण के साथ या बाहरी दुनिया के साथ हमारे शरीर के लगातार संपर्क में आने पर शरीर के ऑर्गन्स या अंगों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, उन्हीं नुकसान से बचाने हेतु हमारे शरीर में जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को कंकाल तंत्र कहा जाता है। और साथ ही साथ कंकाल तंत्र हमारे शरीर को हिलाने डुलाने में सहायता करता है, क्योंकि हिलाने डुलाने के लिए हमारे शरीर के भीतर पाई जाने वाली कंकाल तंत्र की संरचना के ऊपर मांसपेशियां होती है। मांसपेशियों के बिना ना ही कंकाल तंत्र मूव हो सकता है और ना ही कंकाल तंत्र के बिना मांसपेशियां हिल-डुल सकती है। तो दोनों को एक दूसरे के पूरक माना गया है और इसी प्रकार दोनों के सहयोग से निर्माण होता है और हमारे शरीर की संरचना निर्मित होती है। तो बात करते हैं कंकाल तंत्र का कार्य। कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र शरीर की वह भीतरी संरचना जो शरीर को संरचना प्रदान करने के साथ साथ शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, फेफड़े, लीवर इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी शरीर को संरचना देने के साथ साथ शरीर के भीतरी अंगों को जो सुरक्षा प्रदान करती है उसे ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। और साथ ही साथ कंकाल तंत्र शरीर को हिलाने डुलाने में भी सहायता करता है। तो यदि हम बात करें कंकाल तंत्र की, तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संरचना प्रदान करने के साथ साथ भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साथ शरीर के भीतरी अंगों को सुरक्षा देने के साथ ही साथ शरीर के भागों को हिलाने डुलाने में भी सहायता प्रदान करता है। उसी संरचना को कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब देखिएगा, कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। कंकाल तंत्र का निर्माण दो भागों से होता है। कंकाल तंत्र का निर्माण दो भागों से होता है। एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। अस्थि या इसे हम हड्डी भी कह सकते हैं। हड्डियां जिसे हम बोन्स के नाम से जानते हैं,
और दूसरा कार्टिलेज। कंकाल तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, अस्थि या बोन से और दूसरा उपास्थि या कार्टिलेज से। यदि हम बात करें बोन्स की तो ये एक मजबूत भाग है, ये जो संरचना पाई जाती है ये मजबूत या हार्ड संरचना होती है, जबकि बात करें उपास्थि की ये एक नर्म संरचना है। तो उपास्थि नर्म संरचना या नर्म कंकाल तंत्र का प्रकार है, जबकि बात करें हड्डियों की तो ये एक मजबूत संरचना है। अब कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर में कितने प्रकार की कितनी हड्डियां होती है, उनकी संख्या या काउंटिंग की बात की जाती है। तो देखिएगा, मनुष्य में कुल हड्डियों की बात करते हैं, कुल बोन्स या कुल हड्डियां 206, यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन यदि हम बात करें बच्चों के शरीर में, बच्चों में कुल हड्डियां, बच्चों के शरीर में कुल हड्डियां 300 होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल बोन्स 206 होती है, जबकि बच्चों के शरीर में हड्डियां 300 होती है। और वहीं अगर यदि हम बात करें नवजात की, या जिसे फिटस भी कहा जाता है, तो फिटस में कुल बोन्स कितनी होती है, 306। यानी देखिएगा, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है, यानी जब हमारा शरीर संपूर्ण आकार ले चुका है तब शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। जबकि बच्चों में, जो छोटे बच्चे होंगे, उनमें हड्डियों की संख्या लगभग 300 होगी। और वहीं अगर फिटस या नवजात की बात करें, जो मां के गर्भ में पल रहा होता है, मां के गर्भ में पलने वाला बेबी को फिटस कहा जाता है, और फिटस में कुल बोन्स की संख्या 306 होती है। तो देखिएगा, यहां से कंक्लूजन यह है कि जब छोटी से वृद्धावस्था संपन्न होती है, यानी जब हमारे शरीर का आकार छोटा था, तब हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होगी। और सर्वाधिक हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 306 सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। यानी हड्डियों की संख्या 306 से अधिक मनुष्य शरीर में नहीं हो सकती है। और उसके पश्चात हड्डियों की संख्या में कमी होने लगती है, और ये कमी हड्डियों के सम्मिलित या मिश्रित हो जाने के कारण होती है। तो यदि हम बात करें कि 306 हड्डियां नवजात में थी और संपूर्ण वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 है, तो उसका कारण यह है कि वो हड्डियां मिश्रित हो चुकी है, और उन मिश्रित हड्डियों के कारण हड्डियों की संख्या घटती चली जाएगी, और अंत में संपूर्ण वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होगी। अब देखिएगा, इसी से संबंधित बात की जाती है, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो देखिएगा, मनुष्य शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, कुल मांसपेशियां या मसल्स कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 639। यानी मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। और कई बार एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे कंफ्यूज करने के लिए लगभग 700 बोन्स भी कह सकता है। तो अप्रॉक्स
मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 700 और एक्चुअल वास्तविक संख्या की बात करें तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। अब देखिएगा, हमने बात करी कंकाल तंत्र हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, और कंकाल तंत्र जिससे मिलकर बना होता है वो दो भाग हैं, अस्थि और उपास्थि। और अस्थि और उपास्थि की संख्याओं की बात करें तो कुल बोन्स की संख्या 206 होती है। और वहीं यदि हम बचपन की बात करें तो बचपन में संख्या इनकी अधिक होती है, यानी इनकी संख्या ज़्यादा होती है, और वयस्क होने पर संख्या घटती चली जाती है। अब देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं कि हमारे शरीर में कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, कंकाल तंत्र के प्रकार, कितने प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है अंतः कंकाल तंत्र, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है अंतः कंकाल तंत्र। यदि हम बात करें बाह्य कंकाल तंत्र की, इसे कहा जाता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जबकि दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। यदि हम बात करें एक्सोस्केलेटन सिस्टम की, तो यह होता है जो हमारे शरीर के बाहर की ओर उपस्थित होता है, यानी शरीर से बाहर पाया जाने वाला या बाहर उपस्थित कंकाल तंत्र यह होता है शरीर के भीतर उपस्थित कंकाल तंत्र। जो कंकाल तंत्र शरीर के बाहर पाया जाता है वो एक्सोस्केलेटन सिस्टम, और जो शरीर के भीतर पाया जाता है वो एंडोस्केलेटन सिस्टम। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे नाखून, बाल, ये है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। या बात करें कछुए का ऊपरी खोल, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र के पार्ट हैं जो शरीर की संरचना के बाहर है। जबकि भीतरी कंकाल तंत्र की बात करें तो शरीर की संरचना के बाहर भीतर पाया जाने वाला, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बात करते हैं जैसे पसलियां, या जिसे रिब केज कहा जाता है, अग्रपाद, या और दूसरा है पश्चपाद या पैर जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फोरलिम्ब, और इसे कहा जाता है हिंड लिम्ब।
तो ये सब हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार इन दोनों से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र निर्मित होता है, जिसे हम अंत्य कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। और इन्हीं कंकाल तंत्र के कारण हमारे शरीर की संरचना या हमारी दैनिक दिनचर्याओं में ये उपयोगी साबित होता है और साथ ही साथ हमारा जीवन जीना संभव होता है। अब देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये कंकाल तंत्र हमारे दो भागों से मिलकर बना है। हमने जैसा कि अभी बात की थी अंतः कंकाल तंत्र, एंडोस्केलेटन सिस्टम, यदि हम एंडोस्केलेटन सिस्टम को भागों में बांटें तो एंडोस्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपास्थि, जिसे कार्टिलेज भी कहा जाता है, और दूसरा होता है अस्थि या बोन्स या हड्डियां भी कहा जाता है। तो देखिएगा, कार्टिलेज क्या है? ये हमारे शरीर का नर्म भाग है और अस्थियां क्या हैं? शरीर का कठोर भाग। शरीर का नर्म भाग क्या कहलाता है? शरीर का नर्म भाग अस्थियां कहलाता है, उपास्थि कहलाता है, जबकि शरीर का कठोर भाग अस्थि या बोन्स कहलाता है। अब देखिएगा, इसका विकास किस प्रकार हुआ या इनसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। हमारे शरीर में पाई जाती है बोन्स, हमारे शरीर में पाई जाती है बोन्स, और बोन्स का निर्माण किससे हुआ है? तो बोन्स का निर्माण होता है कार्टिलेज से। बोन्स का निर्माण कार्टिलेज से हुआ है। अब इस कार्टिलेज का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण होता है लिगामेंट से। और लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट एक प्रकार का संयोजी ऊतक या जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यानी हम बात करें तो हमारे शरीर में बोन्स का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे शरीर में पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज या जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, उन संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है लिगामेंट। और लिगामेंट से निर्माण होता है कार्टिलेज या उपास्थि का, और उपास्थि से निर्मित होती है अस्थि या बोन्स या हड्डियां। तो इस प्रकार हमारे शरीर में हड्डियों का विकास हुआ है और हमारी ये संपूर्ण संरचना निर्मित होने का कार्य करती है। देखिएगा, क्योंकि नर्म भाग है, जब ये मजबूत भाग है, जबकि ये नर्म भाग है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों के शरीर में सबसे पहले उपास्थि मौजूद होती है और वही उपास्थियां वयस्क अवस्था या एक निश्चित सीमा तक या आयु बढ़ने तक धीरे धीरे अस्थियों में कन्वर्ट होने लगती है। इसीलिए बच्चों के शरीर बहुत कमज़ोर होते हैं या उन्हें बैठाने या खड़े करने में
बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उनकी हड्डियां वास्तविक तौर पर अभी उपास्थि की स्टेज में है और इसी स्टेज में हड्डियों को आसानी से तोड़ा जा सकता है या आसानी से हड्डियां टूट सकती है, क्योंकि ये नर्म भाग होता है और इसीलिए इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक इन्हें सावधानी पूर्वक रखा जाता है। यानी अस्थियों के निर्मित होने से पहले उपास्थियों का भली प्रकार से पोषण होना आवश्यक है और उसी पोषण के उपरांत वो उपास्थियां बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिएगा, लिगामेंट की बात करते हैं तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बोन्स क्या है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, बोन्स क्या है? बोन्स एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। उपास्थि क्या है? उपास्थि भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। और लिगामेंट क्या है? लिगामेंट भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यानी हम तीनों की बात करें तो इन तीनों को ही संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो देखिएगा, ये तीनों ही एक प्रकार के संयोजी उत्तक हैं और तीनों का निर्माण किससे हुआ है? इन्हीं उत्तकों से हुआ है और तीनों एक अलग अलग प्रकार की स्टेज में प्राप्त होने वाले कंकाल तंत्र के ही पार्ट है, जिनकी बात हम अब करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट बात करते हैं लिगामेंट क्या होता है और लिगामेंट के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेंडन क्या होता है। तो देखिएगा, ये हमारा एक हाथ है और उस हाथ में ये एक हड्डी है और ये दूसरी आर्म की हड्डी है और इस हड्डियों के बीच में एक जॉइंट है, जिसके कारण हम आसानी से अपने हाथ को मूव करा पा रहे हैं, हिला डुला पा रहे हैं। इस हिला डुला पाने का, हाथ को मूव कराने का कारण क्या है? तो उसका कारण है हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला एक जोड़, और उसी जोड़ को जिससे निर्मित किया जाता है उस संयोजी उत्तक को कहा जाता है लिगामेंट। यानी हड्डी जिस दूसरी हड्डी से जिस प्रकार के उत्तक से जुड़ती है उसे कहा जाता है लिगामेंट। तो यदि हम बात करें बोन्स को, बोन से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? उसे कहते हैं लिगामेंट। और हमने अभी बात की लिगामेंट क्या है। लिगामेंट एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो अंगों को या अंगों के भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तो बोन्स को बोन से जोड़ने वाला उत्तक लिगामेंट कहलाता है। जबकि हम बात करें हड्डियों की, तो हड्डियों के ऊपर हमारे मांसपेशियां पाई जाती है और वही मांसपेशियां, ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ को तेजी से झटके और वो मांसपेशियां इस हड्डियों से अलग हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसका विशेष कारण है ये मांसपेशियां हड्डियों से एक विशेष प्रकार से चिपकी हुई है और इसे चिपकाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया है उसे कहा जाता है टेंडन। यानी बोन्स को मसल से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? उसे कहते हैं टेंडन। तो याद रखिएगा, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक ये उत्तक है और इसे कहा जाता है लिगामेंट। जबकि हड्डियों को मांसपेशियों से या मसल से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है टेंडन। यानी हमारी मांसपेशियां हड्डियों के ऊपर भली प्रकार से चिपकी हुई हैं और ये अलग नहीं हो सकती है, और उसी का ही कारण है ये टेंडन जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है, कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, या एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिससे संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओसीन प्रोटीन का संबंध शरीर के किस भाग से है। तो याद रखिए,
इस प्रोटीन का संबंध शरीर के हड्डियों से है, क्योंकि हड्डियों में ओसीन नाम का ही प्रोटीन पाया जाता है। तो यदि बात करें बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन, बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम है ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन। लेकिन यहां पर एक और फैक्ट है जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि ओसीन प्रोटीन के अलावा हड्डियों में और कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो देखिएगा हड्डियों में 2 और प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम है कोलेजन प्रोटीन और दूसरा है इलास्टिन प्रोटीन। तो यदि हम बात करें बोन्स में पाए जाने वाले प्रोटीन की, तो ये कुल 3 प्रोटीन होते हैं। और उन 3 प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन और तीसरा है इलास्टिन प्रोटीन। ये 3 प्रकार के विशेष प्रोटीन हैं जो हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा प्रीवियस एग्जाम्स में इस ओसीन प्रोटीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन का संबंध शरीर के किस भाग से है, और आंसर आएगा अस्थियां। अब हमने बात करी कुछ विशेष फैक्ट्स की, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है कि जो हमने बात करी उपास्थि या कार्टिलेज, क्या है। तो देखिएगा कार्टिलेज क्या है, शरीर का नर्म भाग, शरीर का नर्म भाग कार्टिलेज कहलाता है। और बच्चों का शरीर उपास्थि से ही बना होता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है या आसानी से टूट सकता है। इसीलिए बच्चों को हैंडल या टेकल करने से पहले बहुत सावधानी रखी जाती है, क्योंकि उनका अधिकांश शरीर उपास्थि से ही बना है और वही उपास्थियां धीरे धीरे अस्थियों में या बोन्स में कन्वर्ट होने का काम करती हैं। तो यदि उपास्थियां की बात करें तो उपास्थियां क्या है, तो उपास्थियां एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यह एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक इसलिए क्योंकि ये कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, यानी 2 भागों को जोड़ने वाला उत्तक है या पार्ट है जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी को कहा जाता है संयोजी उत्तक। अब देखिएगा इसके उदाहरण की बात करें तो उपास्थि का कोई मनुष्य के शरीर में उदाहरण तो वो होता है कान की बाहरी संरचना। और इसी संरचना को जिस नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है पिन्ना, यानी कान की ये जो बाहरी ड्रम लाइक संरचना होती है, इसी संरचना को पिन्ना कहा जाता है। और क्योंकि ये नर्म है और नर्म होने के कारण इन्हें अस्थियां ना कहकर इन्हें उपास्थि कहा जाता है, यानी ये कार्टिलेज कहलाती है। अब देखिएगा यहां पर एक विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है कि
उपास्थियों में जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन जीवित कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है उन जीवित कोशिकाओं को? जीवित कोशिकाओं को क्या कहते हैं जो उपास्थियों में मौजूद होती है? यानी उपास्थि में एकमात्र जीवित कोशिकाएं क्या कहलाती है? उपास्थियों में उपस्थित एकमात्र जीवित कोशिकाएं, लिविंग सेल, क्या कहलाती हैं? उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट। उपास्थि में उपस्थित एकमात्र जीवित कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट कहलाता है। और प्रीवियस एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र जीवित कोशिकाएं जो उपास्थियों में उपस्थित होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो वह कॉन्ड्रियोसाइट कहलाती है। और ये नर्म संरचना है, और नर्म संरचना होने के कारण आसानी से बेंट की जा सकती है, मोड़ी जा सकती है, या आसानी से तोड़ी भी जा सकती है। इसीलिए बच्चों के शरीर को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर बहुत लचीला होता है। अब देखिएगा, दूसरा सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसे बोन्स कहते हैं या अस्थि या हड्डियां। तो बोन्स या हड्डियां शरीर का मजबूत भाग है। ये शरीर का मजबूत भाग है और क्या काम करता है? शरीर को आकार या कहें संरचना प्रदान करता है। यदि बात करें बोन्स को किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है, तो याद रखिएगा बोन्स भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो यह एक संयोजी उत्तक है। इसे संयोजी उत्तक क्यों कहा? क्योंकि इन्हीं संयोजी उत्तकों से किसका निर्माण हुआ? उससे निर्माण हुआ लिगामेंट का, और इन्हीं लिगामेंट से निर्माण हुआ उपास्थि का, और उपास्थि से निर्माण हुआ अस्थि का, यानी बोन्स का। तो ये सब एक दूसरे से इसी विशेष प्रकार से जुड़ी है, जिसके कारण इन्हें अस्थि को संयोजी उत्तक, उपास्थि को भी संयोजी उत्तक और लिगामेंट को भी संयोजी उत्तक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात हमने करी इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की। तो उपस्थित प्रोटीन, उपस्थित प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओसिन, दूसरा प्रोटीन होता है इलास्टिन, और तीसरा प्रोटीन होता है कोलेजन। तो तीन प्रकार के प्रोटीन से मिलकर यह संरचना या कहें अस्थि का निर्माण होता है, ओसिन, इलास्टिन और तीसरा है कोलेजन। अब देखिएगा बोन्स का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है या किस प्रकार के उत्तकों से होता है जो कि कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो देखिएगा बोन्स का निर्माण दो प्रकार की
कोशिकाओं से होता है। बोन्स का निर्माण किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या बोन्स जो संयोजी ऊतक बनती हैं उनका निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है? तो देखिएगा, बोन्स का निर्माण करने वाली दो कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, और दूसरी कहलाती हैं ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं। तो देखिएगा, हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण जिन दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है उन दो कोशिकाओं का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? तो देखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनका कार्य क्या होता है? तो देखिएगा, यदि बात करें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की, तो ये किस प्रकार की कोशिका हैं? सृजनकारी या विनाशकारी, या फिर बात कहें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो देखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट, यह एक वर्ड याद रखिएगा, ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है समाप्त करना यानी विनाश करना, लेकिन यहां पर नाम का इसके कार्यों से प्रभाव या इसका नामकरण इसके कार्यों से विपरीत रखा गया है। यानी हम बात करें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की, तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है सृजनकारी कोशिकाएं या कंस्ट्रक्टिव। सृजनकारी कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है, और इन्हें सृजनकारी कहने का कारण क्या है? क्योंकि यह बोन्स के मजबूत भाग का निर्माण करने का कार्य करती हैं। यानी यदि हम बात करें बोन्स की, तो देखिएगा, बोन्स में एक विशेष स्थान ऐसा होगा जहां पर खोखला भाग पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। और इसे बोन्स का मजबूत भाग कहा जाता है। तो देखिएगा, जो मजबूत भाग है यानी हड्डियों का मजबूत भाग किससे निर्मित होता है? तो वो निर्मित करने वाली कोशिकाएं कहलाती है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। और क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है, इसीलिए इन्हें सृजनकारी कोशिकाएं भी कहा जाता है। जबकि सेकंड की बात करें तो दूसरी कोशिकाएं हैं ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं।
तो इन ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं को विनाशकारी कोशिकाएं कहा जाता है। ये विनाशकारी इसलिए क्योंकि ये हड्डियों के खोखले भाग तो यदि हम बात करें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की, ऑस्टियोब्लास्ट को सृजनकारी कोशिकाएं कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये हड्डियों के मजबूत भाग यानी हार्डेस्ट पार्ट का निर्माण करती है। और ऑस्टियोक्लास्ट को विनाशकारी कोशिकाएं कहा जाता है क्योंकि हड्डियों के इस खोखले भाग का निर्माण करने का काम किसका होता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं का होता है। यानी हड्डियों को खोखला निर्मित करने का कार्य किया जाता है, जिसके कारण हड्डियां खोखली होती है, वो कोशिकाएं हैं ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं। और याद रखिएगा, इन्हीं ऑस्टियोब्लास्ट और इन्हीं ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के कारण शरीर में बोन्स मैरो या अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। यानी हम कहें कि हमारे शरीर में हड्डियों के बीच खोखले भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बोन मैरो। और उसी बोन मैरो का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के कारण बोन मैरो या जिसे कहते हैं अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। यानी इन्हीं बोन्स मैरो का निर्माण किसके कारण होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के कारण। और याद रखिएगा, ये बोन्स मैरो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोन मैरो दो विशेष प्रकार की होती है। एक होती है लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो, और दूसरी होती है पित्त अस्थि मज्जा या पीली अस्थि मज्जा, जिसे येलो बोन मैरो भी कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों बोन मैरो के कारण हमारा जीवन भी संभव होता है, क्योंकि लाल अस्थि मज्जा वो मज्जा है या वो बोन मैरो है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निर्मित होने का कार्य करते हैं। यानी यदि हम एक क्वेश्चन कहें कि बोन मैरो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो, और दूसरी होती है पित्त या पीली अस्थि मज्जा या येलो बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा की बात करें तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल या अनुप्रस्थ काट देखने पर ये लाल दिखाई देती हैं, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या कहें बिंबाणु का निर्माण करती हैं। जो कि रक्त में उपस्थित होते हैं। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण जिस बोन मैरो से होता है उसे लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो कहा जाता है। जबकि पित्त या पीली अस्थि मज्जा, जो कि विशेष पीले रंग की दिखाई देती है, वो वसा तथा लिपिड
के अणुओं का निर्माण करती हैं। वसा हमारे शरीर में भीतरी अंगों को सुरक्षित रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी आवश्यक होती है, जो शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वसा शरीर में नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। तो लाल अस्थिमज्जा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है, और पित्त अस्थिमज्जा वसा और लिपिड, याद रखिएगा, वसा और लिपिड के अणुओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हमने आज उपास्थि से निर्मित होने वाली अस्थि और इन दोनों के कारण जो दो प्रकार के कंकाल तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, अंत्य और बाह्य कंकाल तंत्र, उनकी बात करी। अब नेक्स्ट सेशन में हम इन कंकाल तंत्र में उपस्थित विशेष प्रकार की जो हड्डियां हैं, यानी जिन हड्डियों को विशेष नाम से जाना जाता है, जैसे हमारे सर की हड्डी को क्या कहा जाता है, हमारे हाथों की हड्डियों को, या कहें उंगलियों की बोन्स को, या शरीर के अस्थि पंजर, रिब केज, या कहें पसलियों को किस नाम से जाना जाता है, इन्हीं नामों के बारे में संपूर्ण प्रकार से विस्तृत चर्चा करेंगे और इन्हीं सभी नामों को एक विशेष ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए कृष्णा एकेडमी से जुड़े रहिए और कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।